नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना को यूक्रेन में फंसे भारतीयों के निकासी अभियान में शामिल होने को कहा। भारतीय वायुसेना के C-17 विमानों को आज से ऑपरेशन गंगा में शामिल करने की संभावना। ऑपरेशन गंगा की 9वीं उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से नई दिल्ली पहुंची। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और जनरल वीके सिंह फंसे भारतीयों को यूक्रेन से निकालने में मदद के लिए यूक्रेन के लिए रवाना। सरकार ने आज भारतीय नागरिकों को तत्काल कीव छोड़ने का नया परामर्श जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट की जानकारी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज शाम थम जाएगा। मणिपुर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। फरवरी में जीएसटी संग्रह 1,30,000 करोड़ से अधिक हुआ। ये फरवरी 2020 से 26% अधिक है। और देश भर में महाशिवरात्रि धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई दी। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगी। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, तमिलनाडु के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए देशबंधु यूथ एसोसिएशन की शुरुआत की थी और जो 1932 में ब्रिटिश शासन विरोधी प्रदर्शन में शहीद हो गए थे। सही उत्तर है तिरुप्पुर कुमारन। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं उत्तर प्रदेश में जौनपुर के समर्पित गुप्ता। मेरा नाम समर्पित गुप्ता है। मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं एमबीबीएस प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आकाशवाणी समाचार के क्विज का विनर बना हूँ और इसके लिए मैं आकाशवाणी समाचार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आकाशवाणी समाचार रोज सुनता हूँ क्योंकि इससे मुझे बहुत ज्ञानवर्धक और जीवन को प्रेरित करने वाली बातें सुनने को मिलती है। मैं देश के युवाओं से अपेक्षा करता हूँ कि वे सभी बढ़ चढ़कर देश में होने वाली आजादी के 75वें वर्ष पर मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव में अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब अमृत महोत्सव क्विज का 58वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, मणिपुर के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अप्रैल 1944 में उपनिवेशवाद के खिलाफ युद्ध में मोइरोंग में आईएनए के सैनिकों की मेजबानी की और उन्हें दिशा निर्देश दिए तथा उन्होंने आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों के लिए अपने पिता के अनाज भंडार से बिना उनकी अनुमति के 3 महीनों तक खाद्यान्न की व्यवस्था की। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए शुरू किए गए गंगा अभियान में और तेजी लाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना से इस अभियान में शामिल होने को कहा है। सूत्रों के अनुसार भारतीय वायुसेना की क्षमता का लाभ लेते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम समय में अधिक लोगों को यूक्रेन से सुरक्षित निकाला जा सके।
भारतीय वायुसेना बेहतर ढंग से मानवीय सहायता पहुंचाने में भी मदद करेगी। भारतीय वायुसेना के C-17 विमान को आज से ऑपरेशन गंगा में शामिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें यूक्रेन संकट सहित विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी दी। कल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की समीक्षा की गई। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि समूचा सरकारी तंत्र ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि वहां फंसे सभी भारतीय नागरिक सकुशल और सुरक्षित हों। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न देशों में विशेष दूत के रूप में 4 वरिष्ठ मंत्रियों को भेजने से लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयासों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि ये दर्शाता है कि सरकार इस मामले को कितनी प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के अनुरूप यूक्रेन में फंसे और सहायता की राह देख रहे पड़ोसी देशों तथा विकासशील देशों के लोगों की भी मदद करेगा। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी, किरेन रिजिजू, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा जनरल वीके सिंह के अलावा विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री एडुआर्ड हेगर और रोमानिया के प्रधानमंत्री निकोलोई इयोनेल-सियूका से फोन पर बात की। श्री मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद के लिए और भारत की विशेष उड़ानों की अनुमति देने के लिए दोनों देशों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले कुछ दिनों के लिए स्लोवाक से यही सहायता जारी रखने का अनुरोध किया है। श्री मोदी ने भारतीय नागरिकों को बिना वीजा रोमानिया में प्रवेश देने और भारत के लिए विशेष उड़ानों की अनुमति देने की विशेष रूप से सराहना की। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि मिशन के प्रयासों से दूतावास के समीप 26 फरवरी से रुके हुए 400 विद्यार्थी कीव से ट्रेन पकड़कर रवाना हो चुके हैं। दूतावास ने एक ट्वीट में कहा कि 1000 से अधिक भारतीय छात्र आज कीव से पश्चिमी यूक्रेन की ओर जा रहे हैं। यूक्रेन में भारतीय मिशन ने शेष विद्यार्थियों को कीव में कर्फ्यू हटने पर वहां से तत्काल निकलने की सलाह दी है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा की 9वीं उड़ान आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से नई दिल्ली पहुंची। ये उड़ान 218 भारतीय नागरिकों को लेकर आई है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी होने तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमारा सभी की सुरक्षित वापसी का प्रयास जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकारी प्रयासों में तेजी लाने के लिए पोलैंड पहुंच रहे हैं। भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के काम पर नजर रखने के लिए पोलैंड में भारतीय राजदूत भी सीमा के निकट उपस्थित हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल पोलैंड के विदेश मंत्री के साथ भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के बारे में बातचीत की थी। सूत्रों ने बताया है कि इस बातचीत से पोलैंड की सीमा पर नागरिकों को सुरक्षित निकालने की स्थिति में सुधार हुआ है। यूक्रेन की राजधानी कीव में सप्ताहांत कर्फ्यू में ढील मिलते हुए भारतीय दूतावास ने सभी विद्यार्थियों को पश्चिमी हिस्सों में जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचने की सलाह दी। विद्यार्थियों की सहायता के लिए दूतावास के अधिकारी रेलवे स्टेशन पर उपस्थित थे और बड़ी संख्या में विद्यार्थी रेलगाड़ियों में सवार हुए। दूतावास में आज कीव में बचे सभी विद्यार्थियों को शहर छोड़कर रेलगाड़ियों या अन्य माध्यमों के जरिए पश्चिमी हिस्सों में जाने की सलाह दी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के कार्य में मदद के लिए हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट रवाना हो गए हैं। ट्वीट संदेश में श्री पुरी ने कहा कि उनके दौरे का उद्देश्य देश के युवा विद्यार्थियों को सुरक्षित स्वदेश लाना है। राजधानी कीव में भारतीय दूतावास ने विद्यार्थियों सहित सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत कीव छोड़ने का नया परामर्श जारी किया है। ट्वीट संदेश में दूतावास ने रेलगाड़ियों या अन्य उपलब्ध माध्यमों के जरिए कीव शहर छोड़ने को कहा है। रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच बेलारूस सीमा पर संघर्ष विराम के बारे में बातचीत समाप्त हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के कार्यालय ने शांति वार्ता में क्रीमिया और डोनबास सहित सभी स्थानों से रूसी सैनिकों की वापसी की मांग की।
अगले दौर की बातचीत पोलैंड और रूस की सीमा पर होगी। इस बीच स्विट्जरलैंड ने यूक्रेन संकट पर तटस्थता छोड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि वो रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाएगा। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति इग्नाजियो कासिस ने कहा कि यूरोपीय संघ ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं उन्हीं की तरह स्विट्जरलैंड भी प्रतिबंध लगाएगा। यूक्रेन में गहराते संकट को देखते हुए हजारों लोगों ने सीमावर्ती देश पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, मोल्दोवा और स्लोवाकिया से शरण देने की मांग की है। कार और बसों की लंबी कतारें इन देशों की सीमाओं की चौकियों पर खड़ी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि इस संकट से 40 लाख लोग शरणार्थी हो सकते हैं। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र में उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी ने कहा कि 5,20,000 से अधिक लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneir.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में विधानसभा की 57 सीटों के लिए बृहस्पतिवार को मतदान होगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और प्रमुख नेता जनसभाएं करने के साथ ही घर घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में 7वें और मणिपुर में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार जोरों पर है। 7वें चरण का मतदान 7 मार्च को 9 जिलों के 54 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। इस चरण में 613 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। इस चरण में 10 जिलों के 22 निर्वाचन क्षेत्रों में 5 मार्च को वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भाजपा नेता अमित शाह ने आज चुनावी सभा को संबोधित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दूसरे चरण की मतदान में 22 विधानसभा क्षेत्रों में 2 महिला उम्मीदवारों और 12 इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों सहित 92 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुछ प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ओक्रम इबोबी, राज्य मंत्री अवांगबुंग न्यूमाई और लोसी दिखो, पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता गैखांगम है। भाजपा ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपना उम्मीदवार उतारे, जबकि कांग्रेस ने 18 उम्मीदवार उतारे। राज्य के गठबंधन सरकार के सहयोगी एनपीपी ने 11 उम्मीदवार खड़े किए और नागा पीपल्स फ्रंट के 10 उम्मीदवार भी दौड़ में हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जे थोक्सोम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल 46वें सिविल लेखा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बिलों के भुगतान प्रणाली का शुभारंभ करेंगी। कारोबार को सुगम बनाने और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुकूल वातावरण बनाने के लिए ये सरकार की महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2022-23 के बजट प्रस्तावों में सभी मंत्रालयों और विभागों में ई बिल व्यवस्था को लागू करने की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। इसमें औषधीय जड़ी बूटियां और वनस्पतियां लगाई गई हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। आरोग्य वनम का विकास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और मानव शरीर में उनके प्रभाव के महत्व का प्रसार करने के लिए किया गया है। अब इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना को यूक्रेन में फंसे भारतीयों के निकासी अभियान में शामिल होने को कहा।
भारतीय वायुसेना के C-17 विमानों को आज से ऑपरेशन गंगा में शामिल करने की संभावना। ऑपरेशन गंगा की 9वीं उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से नई दिल्ली पहुंची। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और जनरल वीके सिंह यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने में मदद के लिए यूरोप के लिए रवाना। सरकार ने आज भारतीय नागरिकों को तत्काल कीव छोड़ने का नया परामर्श जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के संकट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज शाम थम जाएगा। मणिपुर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। फरवरी में जीएसटी संग्रह 1,30,000 करोड़ से अधिक हुआ। यह फरवरी 2020 से 26% अधिक है। और देश भर में महाशिवरात्रि धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई दी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि फरवरी माह के दौरान जीएसटी राजस्व के रूप में 1,33,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूल की गई है। मंत्रालय ने बताया कि राशि वर्ष 2020 के इसी महीने के जीएसटी राजस्व की तुलना में 26% अधिक है, जबकि 2021 में वसूल की गई राशि से ये 18% ज्यादा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथाओं को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लाया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। ये कार्यक्रम आज शाम 4:45 पर प्रसारित किया जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। मंगल देश, पवित्र देश, महाराष्ट्र देश, प्रणाम जावा माता श्री महाराष्ट्र देश। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी वसंत दादा पाटिल को याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 1 मार्च 1989 को हुई थी। 13 नवंबर 1917 को महाराष्ट्र के सांगली में जन्मे वसंत दादा पाटिल सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित थे। हालांकि वे सत्याग्रह के गांधीवादी दर्शन में विश्वास करते थे, लेकिन उनका ये भी मानना था कि केवल सत्याग्रह मोर्चे या जन आंदोलनों से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। वे क्रांतिकारी गतिविधियों से भी जुड़े थे। ब्रिटिश सरकार ने उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। विनोबा भावे के व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद वसंत दादा पाटिल सत्याग्रही बन गए। आजादी के बाद 1976 से 1985 के बीच वसंत दादा पाटिल 3 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। हम इस महान राष्ट्रवादी को नमन करते हैं। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। आज हम स्वतंत्रता सेनानी और कवि सोहनलाल द्विवेदी को भी याद कर रहे हैं, जिनकी मृत्यु 1 मार्च 1988 को हुई थी। राष्ट्रीय कवि के रूप में विख्यात द्विवेदी महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुआ था। उन्हें युगवतार गांधी सहित
देशभक्तिपूर्ण कविताओं के लिए जाना जाता है। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके शिर रक्षक कोटि हाथ। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना। युग परिवर्तक युग संस्थापक, युग संचालक हे युगाधार। युग निर्माता युग मूर्ति तुम्हें, युग युग तक युग का नमस्कार। दृढ़ चरण सुदृढ़ कर संपुट से, तुम काल चक्र की चाल रोक। नित महाकाल की छाती पर, लिखते करुणा के पुण्य श्लोक। हे युग दृष्टा हे युग सृष्टा, पढ़ते कैसा यह मोक्ष मंत्र। इस राजतंत्र के खंडहर में, उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। सोहनलाल द्विवेदी को भारत सरकार ने 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। हम इस महान भारतीय कवि को नमन करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी नौहाल सिंह को भी आज हम याद कर रहे हैं, जिन्हें 1857 में भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने पर अंडमान द्वीप समूह निर्वासित किया गया था। वे प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल सेना में सैनिक थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और बिहार तथा बंगाल में विभिन्न स्थानों पर ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर कई हमलों में भाग लिया। ऐसे ही एक हमले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया और आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। कालापानी में नजरबंदी के दौरान 8 जुलाई 1859 को नौहाल सिंह की मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को हमारा नमन। हम राष्ट्रवादी महारानी ओरैन को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने तेभागा आंदोलन में भाग लिया था। 1 मार्च 1947 को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जोतेदार के अन्न भंडार पर छापेमारी के दौरान पुलिस की गोलीबारी में उनकी मौत हो गई थी। हम भारत की इस बहादुर बेटे को सलाम करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी। महाशिवरात्रि का पर्व आज देश भर में पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बड़ी संख्या में लोग काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान भी कर रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश में उज्जैन में शिवज्योति अर्पणम समारोह में 21 लाख मिट्टी के दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महाशिवरात्रि पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद सभी पर बना रहे और हमें नेकी, एकता, शांति और समृद्धि के मार्ग पर ले जाए। आज का संस्कृति संदेश आधारित है महाशिवरात्रि पर्व पर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। शिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस दिन लोग व्रत उपवास रखते हैं। कुछ लोग ये व्रत त्रयोदशी को भी रखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव के कुछ उपासक इन्हें निर्गुण निराकार शिव के रूप में पूजते हैं, तो कुछ भगवान शंकर के सगुण साकार रूप में।
पौराणिक कथाओं में शिव को नटराज, अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर जैसी अनेक नामों से पुकारा गया है। महादेव को हम किसी भी नाम से पुकारें, हम उनके किसी भी गुण, रूप या किसी भी स्वरूप की वंदना करें, उनका हर स्वरूप सत्य, शिव और सुंदर है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 177 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 18,22,000 से अधिक डोज दी गई। स्वस्थ होने की दर 98.59% है। महिला और बाल विकास मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का आयोजन कर रहा है। मंत्रालय 7 दिन के इस उत्सव में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है और सोशल मीडिया पर कई अभियान चला रहा है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि संकट में महिलाओं को सहायता दे रहे वन स्टॉप केंद्रों में आत्मरक्षा की तकनीक सिखाई जानी चाहिए। नहीं घरवाले या घरवालों के खिलाफ केस करती हो, और इसीलिए ये कहना उचित है कि वन स्टॉप सेंटर में मात्र पुलिस की व्यवस्था नहीं, वन स्टॉप सेंटर में मात्र मेडिकल व्यवस्था नहीं, बल्कि साथ ही मनोविज्ञान की दृष्टि से काउंसलिंग की व्यवस्था को हम सुदृढ़ और करें, ये भारत सरकार का संकल्प है। आज विशेष रूप से बीपीआरएनडी के हमारे प्रमुख ने भारत सरकार की उन गतिविधियों को इंगित किया जिसके अंतर्गत गृह मंत्रालय के सौजन्य से, राज्य सरकारों के समन्वय से महिलाएं और सुरक्षित प्रदेशों में हम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मंत्रालय के अन्य आयोजनों के बारे में जानकारी दी है। आयोजित किए जा रहे गतिविधियों में वन स्टॉप केंद्र, विमेन ऑफ टुमारो, बाल अधिकारों, वित्तीय साक्षरता, जनजातीय क्षेत्र और आकांक्षी जिलों की महिलाएं जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्कूल बीच में छोड़ देने वाली लड़कियों को समर्थन देने के विषय को केंद्र में रखते हुए बैक टू स्कूल अभियान की शुरुआत की जाएगी। अंतिम दिन यानी इस महीने की 8 तारीख को 2 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नारी शक्ति पुरस्कार और महिला पुलिस प्रतिनिधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सम्मेलन। प्रज्ञा देवड़ा, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू, श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। मणिपुर के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अप्रैल 1944 में उपनिवेशवाद के खिलाफ युद्ध में मोइरांग में आईएनए के सैनिकों की मेजबानी की और उन्हें दिशा निर्देश दिए तथा उन्होंने आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों के लिए अपने पिता के अनाज भंडार से बिना उनकी अनुमति के 3 महीनों तक खाद्यान्न की व्यवस्था की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना को यूक्रेन में फंसे भारतीयों के निकासी अभियान में शामिल होने को कहा। भारतीय वायुसेना के C-17 विमानों को आज से ऑपरेशन गंगा में शामिल करने की संभावना। ऑपरेशन गंगा की 9वीं उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से नई दिल्ली पहुंची। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और जनरल वीके सिंह यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने में मदद के लिए यूक्रेन के लिए रवाना। सरकार ने आज भारतीय नागरिकों को तत्काल कीव छोड़ने का नया परामर्श जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के संकट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण का प्रचार आज शाम थम जाएगा। मणिपुर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। फरवरी में जीएसटी संग्रह 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। ये फरवरी 2020 से 26% अधिक है। और देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।